आइए अब जीव द्रव्य में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन का अध्ययन करें। प्रोटीन की मात्रा भार से लगभग 14 से 16% तक होती है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के यौगिक हैं। अधिकतर प्रोटीनों में गंधक तथा फास्फोरस भी पाए जाते हैं। प्रोटीन को बनाने वाली इकाइयाँ, जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं, लगभग 30 प्रकार की होती हैं। विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों के विभिन्न प्रकार के श्रृंखलाबद्ध होने से ही सहस्त्रों प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक जाति के पौधे के प्रोटीन में एक विशिष्टता होती है। वास्तव में प्रोटीन का प्रकार और उसमें अमीनो अम्लों की व्यवस्था आनुवंशिक धाराओं पर निर्भर होती है, जो आरएनए जैसे पदार्थों में संदेश के रूप में निहित रहती है। प्रोटीन का विशेष महत्व इसी दिशा में इसलिए भी अत्यधिक है क्योंकि यही वे पदार्थ हैं जो कोशिका के विभिन्न अवयवों को बनाते हैं। प्रत्येक कला की रचना प्रमुखतः प्रोटीन वसा के अणुओं से होती है। कला से आशय है कोशिका झिल्ली। इसके अतिरिक्त एंजाइम भी तो प्रायः विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। ये कोशिका की संपूर्ण कार्यकी पर अपना अधिकार रखते हैं, जैसे संश्लेषण, अपघटन जैसी उपापचयी क्रियाओं। आइए अब जीवद्रव्य में पाए जाने वाले तीसरे पदार्थ न्यूक्लियोप्रोटीन का अध्ययन करें। ये सर्वाधिक जटिल पदार्थ हैं। इसमें प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, राइबोन्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ हैं। यह संपूर्ण कोशिकाओं की क्रियाशीलता पर अपना नियंत्रण रखने के साथ साथ आनुवंशिक लक्षणों को भी नियंत्रित करते हैं। इनमें से आरएनए पूरी कोशिका में विभिन्न रूपों में मिलते हैं, जबकि डीएनए केवल केंद्रक में ही पाया जाता है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है तथा आरएनए डीएनए के संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। ये पदार्थ विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आइए अब जीवद्रव्य में पाए जाने वाले चौथे महत्वपूर्ण पदार्थ वसा का अध्ययन करें। कार्बोहाइड्रेट की तरह ये भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है, किंतु उनकी अपेक्षा वसाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसाएं ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड से बनती हैं। ये ऊर्जा के अपूर्व भंडार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा इनमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, अर्थात लगभग दुगनी होती है। फास्फोलिपिड विशेष प्रकार की वसाएं हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त फास्फोरस भी पाया जाता है। इस प्रकार की वसाओं का ही इकाई कलाओं के संगठन में स्पष्ट स्थान होता है, अर्थात कहा जा सकता है कि फास्फोलिपिड ही कोशिका कला के निर्माण में भाग लेते हैं। सरल प्रकार की वसाएं प्राकृतिक रूप में अनेक जंतु और पादप कोशिकाओं में संग्रहित भोजन के रूप में मिलती हैं। मोम भी इसी श्रेणी में आते हैं। संयुक्त वसाएं वसीय अम्लों तथा अल्कोहल के अतिरिक्त अन्य यौगिक जैसे फास्फोरस के यौगिक, अमीनो समूहों, अन्य कार्बोहाइड्रेट इत्यादि के साथ संयोग से बनती हैं। उदाहरण के लिए अनेक स्टेरॉयड्स, कैरोटीनॉयड्स, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स इत्यादि। उपर्युक्त पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कार्बनिक पदार्थों में हार्मोन, ऑक्सीन, विटामिन, रंगाएं इत्यादि भी जीवद्रव्य में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। आइए अब जीवद्रव्य में अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करें। नंबर 1, जल।
जल जीव द्रव्य का सबसे प्रमुख भाग है, जो लगभग 75 से 90% और जलीय जीवों में लगभग 95% तक पाया जाता है। सार्वभौमिक विलायक होने के नाते इनमें अनेक यौगिक घुले होते हैं। इसके अतिरिक्त भी इनके गुण अनेक हैं, जैसे कलिल विलय बनाने में इनका महत्व, अनेक पदार्थों के संवाहक का कार्य, रासायनिक क्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य, ताप को रोकने की क्षमता, अन्य पदार्थों के आयनीकरण के लिए माध्यम का कार्य करते हैं। जल अनेक यौगिक के साथ उनकी संरचना में भाग लेकर उनके स्वरूप को भी बदल देता है। नंबर 2, अकार्बनिक पदार्थ खनिज लवण। जीवद्रव्य यद्यपि अनेक कार्बनिक यौगिकों का जटिल संगठन है, फिर भी अनेक संगठनों तथा क्रियाओं, जैविक क्रियाओं आदि में अनेक प्रकार के लवण या उनके विभिन्न स्वरूपों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लवण के अधिकांश अणु आयनित अवस्था में रहते हैं तथा उपापचयी अभिक्रियाओं का नियमन करते हैं। यही नहीं, कुछ आयन तो जीवद्रव्य के संगठन में भी महत्वपूर्ण भाग लेते हैं, जैसे फास्फेट मूलक। ध्यान रहे, लवणों के विघटन से 2 प्रकार के आयन बनते हैं, जिसे पॉजिटिव तथा निगेटिव आयन कहते हैं। जैसे NaCl विघटित होकर सोडियम और क्लोराइड आयनों में टूट जाता है। नंबर 3, गैसें। जीवद्रव्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन होता रहता है। श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण इत्यादि क्रियाओं के लिए ये गैसें आवश्यक हैं अथवा आवश्यक रूप से निष्कासित होती हैं। आइए अब जीवद्रव्य के रासायनिक गुण का अध्ययन करें। रासायनिक गुणों में नंबर 1, जीवद्रव्य जीवित अवस्था में रासायनिक विश्लेषण संभव नहीं है, अतः इसकी रासायनिक संरचना को रहस्यमय माना गया है। नंबर 2, यह अनेक जटिल यौगिकों का मिश्रण है। जीवद्रव्य के औसत रासायनिक संगठन में जल 70 से 85%, अकार्बनिक लवण 1 से 2%, कार्बोहाइड्रेट 12 से 15%, वसाएं 3 से 5, प्रोटीन 12 से 16, न्यूक्लिक अम्ल 1 से 2% होते हैं। नंबर 3, इनकी संरचना में लगभग 40 तत्व भाग लेते हैं, यानी जीवद्रव्य की संरचना में 40 तत्व भाग लेते हैं। इनमें मुख्यतः कार्बन जो लगभग 10.50, हाइड्रोजन 10 तथा ऑक्सीजन 76% मिलाकर ही लगभग 99% संपूर्ण जीवद्रव्य का भाग बना लेते हैं। इस तरह इन तीनों तत्वों को ध्यान रखना जरूरी है कि जीवद्रव्य में सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की होती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन 2.50, फास्फोरस 0.30, पोटेशियम 0.30, सल्फर 0.20, क्लोरीन 0.10, मैग्नीशियम 0.02, कैल्शियम 0.02, सोडियम 0.04, आयरन 0.01 तथा अन्य केवल 1% होते हैं। आइए नंबर 4 का अध्ययन करें। जीवद्रव्य में सभी पदार्थ आणविक इकाइयों के रूप में रहते हैं तथा एक जीवित तंत्र का निर्माण करते हैं। यह एक सुव्यवस्थित, नियमबद्ध तथा विशिष्ट संयोजन के रूप में होता है। 5वां रासायनिक लक्षण, जीवद्रव्य के विशिष्ट तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है, एकत्रित की जाती है तथा इसका उपयोग विभिन्न विशिष्ट तथा निर्दिष्ट क्रियाओं के लिए किया जाता है। इस प्रकार जीवद्रव्य का तंत्र एक शक्तिशाली तथा सक्रिय रासायनिक व्यवस्था है। नंबर 6, जीवद्रव्य का रासायनिक संगठन सभी जीवों में यद्यपि मूलभूत रूप से एक जैसा दिखाई देता है, किंतु वास्तव में यह भिन्न भिन्न होता है।
यह एक ही जीव की सभी कोशिकाओं में भी समरूप नहीं होता, यानी एक ही जीव की सभी कोशिकाओं में भी ये अलग अलग होता है। यहाँ तक कि एक ही कोशिका के अलग अलग स्थानों पर इसका एक जैसा होना आवश्यक नहीं है। नंबर 7, कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट जैसे शर्करा, मंड, सेलुलोज, ग्लाइकोजन इत्यादि, प्रोटीन जैसे ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबिन्स, प्रोटैमिन्स, हिस्टोन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, मेटाप्रोटीन, प्रोटियोजेज, पेप्टोन, मायोग्लोबिन, केसिन इत्यादि, तथा वसा एवं लिपिड जैसे तेल, मोम, फास्फोलिपिड, लेसिथिन, अमीनोलिपिड, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि कार्बनिक पदार्थ जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। नंबर 8, जीव द्रव्य में एंजाइम, विटामिन तथा हार्मोन। आइए अब जीव द्रव्य की जैविक प्रकृति का अध्ययन करें। जीव द्रव्य रहस्यमय पदार्थ है जिसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवित अवस्था में जीवन संबंधी सभी क्रियाएं जैसे गति, वृद्धि, उत्तेजनशीलता, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, अनुकूलन, जनन इत्यादि सभी क्रियाएं जीव द्रव्य में ही घटित होती हैं। ये सभी क्रियाएं जीव द्रव्य की जन्मजात विशेषताएं हैं। जीव द्रव्य कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का एक विशिष्ट, फिर भी यह एक विशेष तंत्र की तरह कार्य करता है, जिसके लिए इसमें स्वयं की कुछ अद्वितीय विशेषताएं होती है। यद्यपि इसमें मिलने वाले विभिन्न पदार्थों को उसी अनुपात में जिसमें वे जीव द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं मिलाया जाए तो भी इसके विशेष गुण उस मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। ये विशेषताएं ही जीव द्रव्य की विशेष जैविक प्रकृति के कारण होती है, इसलिए यह एक जीवित तंत्र कहलाता है। आइए अब कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य, कोशिका द्रव्य का अध्ययन करें। जीव द्रव्य एक इकाई पिंड से इसमें निलंबित केंद्रक या केंद्रकों को निकाल कर शेष भागों को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कहने का आशय है कि कोशिका के अंदर यदि केंद्रक द्रव्य को निकाल दिया जाए तो समस्त द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके दो भाग किए जा सकते हैं। नंबर 1, एक्टोप्लाज्म या कोशिका कला। यह एक इकाई कला है और विभिन्न प्रकार से कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों का नियमन करती है। यह एक वर्णात्मक और कलनीय पारगम्य कला है। एक्टोप्लास्ट में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वर्णात्मक कला से आशय ऐसी कला जो पदार्थों का चयन करके अंदर भेजे, ऐसी कला को वर्णात्मक कला कहते हैं। नंबर 2, मीजोप्लास्ट। कोशिका कला के अंदर शेष कोशिका द्रव्य को मीजोप्लास्ट भी कहते हैं। इसके अनेक भाग हैं जो एक समांगी या अविरत हाइलोप्लाज्म में रहते हैं। इस द्रव्य में पड़ी हुई वस्तुओं को ही कोशिकीय अंतर्वस्तुएं कहा जाता है। आइए कोशिकीय अंतर्वस्तुओं का अध्ययन करें। पिछले पृष्ठों में कोशिका के जीव कोशिका द्रव्य में अनेक संरचनाओं को बताया गया है। ये निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1, सजीव अंतर्वस्तुएं। नंबर 2, अजीव अंतर्वस्तुएं। इस प्रकार यहाँ लेक्चर समाप्त होता है।